बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त मैं लाहौर में मोहतरम कलीमुर्रहमान के घर में मौजूद हूं। आप UMT में तालीम देते हैं। किस डिपार्टमेंट में होते हैं, कैसी तालीम देते हैं, क्या करते हैं, तो ये और इनका थोड़ा सा पस मंज़र क्या है, ये कलीमुर्रहमान साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सुनाइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ की इनिशियल हिस्ट्री पर अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली एविएशन घराने से ही रहा है। मेरे वालिद साहब एविएशन घराने में इसी में थे और वो मुलाजिम थे और 1947 से थे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की और मैं इस एविएशन इंडस्ट्री में आ गया। मैंने यहाँ 30 साल सर्विस की। मेरे दो भाई वो भी ऑलरेडी एविएशन में थे। एक नाम बताइए। हाँ, उनके एक फ़हीमुर रहमान साहब हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहे हैं। हमीदुर रहमान भी आपके, नदीमुर रहमान मेरे भाई हैं। वो सप्लाई में रहे सिविल एविएशन में। उन्होंने 30 साल सर्विस की। मेरे इस भाई फ़हीमुर रहमान ने 30 साल सर्विस की। तो हमारा घराना कहा जाता है कि ये एविएशन घराना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेफिनेटली जब बचपन से ये चीज़ हमारे खून में शामिल हो गई है तो लामहल्ला कि इसी तरफ हमने आना था, सो हम आ गए। जी जी जी। और उसके बाद ये है कि मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो फिर मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आ गया और वहाँ से मैंने 2006 में एज ए डिप्टी डायरेक्टर रिटायरमेंट ली। जी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो तजर्बा था, थोड़ा बहुत जो तजर्बा है, क्यों ना अपनी नई नस्ल को मुंतकिल किया जाए। बहुत अच्छी बात। सो मैंने ये इल्म है ना जी, इल्म सीखो और सिखाओ। जी हाँ, ये वही चीज़ है जी। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के में एक डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़। जी। उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। और फिर वहाँ आज तक मैं वहीं तालीम दे रहा हूँ। और वहाँ हमारे तालीम देते हैं? जी हाँ जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम है। एक है BS 4 ईयर डिग्री है एविएशन मैनेजमेंट की, यानी उसमें तमाम एविएशन की मैनेजमेंट सिखाई जाती है। और दूसरा प्रोग्राम ये है BS एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर टेक्नोलॉजी। ठीक है। वो हमें वहाँ प्रोग्राम, वो टेक्निकल साइड है। ये मैनेजमेंट साइड है, वो टेक्निकल साइड है। ठीक है। मैं मैनेजमेंट का टीचर हूँ और वहाँ एविएशन जो स्टूडेंट्स जो रुझान रखते हैं वो दाखिला लेते हैं इस प्रोग्राम में और हम उन्हें एविएशन इंडस्ट्री के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके यानी 360 डिग्री वो तमाम को रोड मैप में शामिल किया है। और वो 4 साल में वो बहरावर हो जाते हैं इन तमाम नॉलेज से जो कि एविएशन में दी जानी चाहिए। जी। और यहाँ से वो फारिग होने के बाद फिर वो एविएशन इंडस्ट्री में किसी शोबे में चले जाते हैं। जी। तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है कि एविएशन में स्पेशलाइजेशन है कि यहाँ इन्होंने तालीम जो हासिल की है तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि जब वो एविएशन में जाते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री खातिर खा तरक्की करेगी यकीनन, क्योंकि वो एविएशन के बाद थियोरेटिकली सब कुछ जानते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। रखें अपना। जी, तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे उस डिपार्टमेंट में जो एविएशन डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़, UMT के शोबा है। एविएशन की 4 साल जो तालीम दी जाती है उसके बाद, और देखिए ये तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में मुलाजमत करेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसके लिए खुली है। वो जहाँ चाहे जाकर अपनी डिग्री की बुनियाद पर एविएशन में मुलाजमत कर सकता है। कलीमुर्रहमान साहब, ये बताइए कि सिविल एविएशन में जो दाखिला लेते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है? जी हाँ, उसके लिए इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और HSC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर एविएशन का रुझान होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। जी। अगर शौक़ है, क्योंकि जब भी कोई तालिब इल्म इंटरमीडिएट का ये ख्वाहिश का इज़हार करता है कि हमने एविएशन में दाखिला लेना, तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन उससे करते हैं वो ये कहते हैं क्या आपको एविएशन का शौक़ है, क्या आप में रुझान है? जी। तो वो बताता है कि मुझे थोड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत है, तो जब आप यहाँ आएंगे
तो इसमें इजाफा लाजमी होगा। कलीम रहमान साहब, जब बंदा एक वहाँ आके दाखिला लेता है, मेरा ख्याल में मोस्टली वो उसका शौक़ तो डेफिनेटली होता है, तो ये आप सवाल उनसे क्यों करते हैं? क्या आपके ख्याल में कुछ वालिदैन ज़बरदस्ती भेजते हैं इस डिपार्टमेंट में बच्चों को? जी ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कुछ लोग जब ये देखते हैं कि चलें एविएशन में जाते हैं जी। और कहीं ना कहीं तो हमने ग्रेजुएशन करनी है जी, तो वो इस बात से कतई नज़र के उनके अंदर उसका रुझान है, उसका शौक़ है, वो दाखिला ले लेते हैं किसी के दोस्त के कहने पर, किसी ने कहा और उसने दाखिला ले लिया। तो हम ये चाहते हैं कि जिस शख्स को हम उन स्टूडेंट्स को नहीं आना देना चाहते, उनकी ये रहनुमाई करते हैं कि अगर आपको शौक़ नहीं तो आपके लिए यही प्रोफेशन पहाड़ बन जाएगा। अच्छा। और अगर आपको शौक़ है तो यही प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी राह निकालेगा आपके लिए, आपका उसमें शौक़ होगा। तो ये वजह है। लड़कियां भी आती हैं इस डिपार्टमेंट में या लड़के आते हैं सिर्फ? जी हाँ, इसमें लड़कियों की खासी तादाद मौजूद है। अच्छा। लड़कियां, क्योंकि एविएशन में आपने देखा होगा कि कोई भी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट एक छोटा मिनी सिटी होता है और 24 घंटे वो रन करता है। ऐसे ही है। और वहाँ ख़वातीन का बहुत अमला होता है और जेंट्स का होता है, तो क्योंकि ख़वातीन मुसाफिर भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। एयर होस्टेस आप जानते हैं कि वो भी फ़ीमेल होती हैं और वो भी तो ये एयर होस्टेस भी वहीं तालीम हासिल करती हैं या ये अलग शोबा है? जी नहीं, एयर होस्टेस के लिए हम नहीं करते, उनके लिए अलग शोबे हैं। अच्छा। वो प्राइवेटली कहीं होते हैं। ठीक है। और लेकिन आपका फोकस कौन सा? हमारे फोकस में है कि ये हम एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जी जो 360 डिग्री है, यानी हम कोई 25-26 जो है वो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मसलन एयरपोर्ट कैसे बनाया जाता है, एयरपोर्ट चलाया कैसे जाता है, जी बिल्कुल। एयरलाइन बनाई कैसे जाती है, एयरलाइन चलाई कैसे जाती है, एयरलाइन में कारोबार एविएशन में और कौन कौन से हैं मुलाजमत के अलावा, किस तरीके से किस राह पर कोई कारोबार किया जा सकता है, एयरलाइन में सेफ्टी का क्या अहमियत है उसकी, एविएशन में सिक्योरिटी की क्या अहमियत है, जहाज़ को कैसे उड़ाया जाता है, जहाज़ किन उसूलों पे उड़ता है। अच्छा। और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिफाइड हमारे पास पायलट हैं और क्वालिफ़िकेशन वाले हैं जो ये बताते हैं। और हमने ख़ुद हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में 2 फ़्लाइट सिमुलेटर हैं। फ़्लाइट सिमुलेटर यानी एक जहाज़ की तरह की बिल्कुल एक कॉकपिट होता है और उसके अंदर तमाम उसकी ज़रूरियात होती हैं और तमाम रूल एंड रेगुलेशन और स्क्रीन में तमाम जोग्राफिकल कंडीशंस और वेदर और तमाम इलाका एग्जैक्ट वैसे ही होता है जैसा कि दुनिया में है। तो हम उस सिमुलेशन में पहले उनको थ्योरी पढ़ाते हैं, उस सिमुलेशन में फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और मैं आपसे जिक्र करूँ। जी आप बताइएगा कि पहली दफ़ा आपने जब जहाज़ उड़ाया तो कैसा महसूस किया आपने? जी हाँ, मैंने बचपन में सबसे पहले ग्लाइडर में सफ़र किया था जब मेरी उम्र गालिबन 7 साल थी। अच्छा। ढाका एयरपोर्ट जो बांग्लादेश है, वहाँ एयरफोर्स वाले हमारे रहाइश के नज़दीक ग्लाइडर उड़ाते थे जो इंजन नहीं रखता। तो वो मैं बहुत छोटा था। अच्छा। और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैं उसमें उन्होंने बिठाया और एक राउंड लगवाया। अच्छा। वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हो गया। अच्छा, हवा में फ़ज़ा में उड़ने का। फिर मैं आहिस्ता इस जानिब आया, मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग गिलगित में थी और मैं उस वक्त 6ठी जमात का तालिब इल्म था। अच्छा। इतना शऊर नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। एक 6ठी जमात के तालिब इल्म को क्या एविएशन के बारे में क्या नॉलेज हो सकती है। बट हमारा शौक़ ये था कि हम हवाई जहाज़ बनाएं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि हम उसी जगह पर रहते थे, यानी हमारे बिल्कुल सामने एयरपोर्ट था और हम जहाज़ों को टेक ऑफ करते, लैंडिंग करते देखते थे। तो लामाला एक शौक़ पैदा हो जाता है। तो हमारे पड़ोस में हमारे वालिद साहब के कुलीग थे, उनका बच्चा भी मेरे क्लास फेलो था। तो हमने सोचा क्यों ना एक हवाई जहाज़ बनाया जाए। हमने एक लकड़ी का हवाई जहाज़ बनाया जो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अपने वालदा के मुर्गियों के दड़बे की फटियाँ तोड़कर उसका जहाज़ बनाया। वो जहाज़ तो कोई ऐसा बहुत अच्छा ना, पिटाई तो की होगी, बहुत डांट पड़ी जी, बहुत डांट पड़ी। और उनकी मुर्गियाँ भाग गईं और मैंने वो जहाज़ बनाया। अच्छा। और जहाज़ बनाया क्योंकि उस वक्त हमें एरोडायनामिक्स, उसकी साइंस का कोई मालूम नहीं था, लेकिन शौक़ था।
शौक था। वो शौक़ की बुनियाद पे हमने बना तो लिया, लेकिन जब मेरी वालदा ने देखा तो उन्होंने बहुत डांटा। ये मेरा पहले खराज तहसीन था जो मुझे दिया गया मेरी वालदा ने, और कहा कि तुम तो शौक़ की तकमील पर, और क्या ये तुम सारा दिन काड़ कबाड़ बनाते रहते हो और पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हो, तुम्हारे वालिद साहब आएंगे तो मैं बताऊँगी तुम्हें, शिकायत लगाऊंगी। और मैंने उस जहाज़ को उठाकर अपने जंक यार्ड, जहाँ हमारे लकड़ियों का काफ़ी एक जंक होता था, वहाँ छुपा दिया। अच्छा। और पिछले दरवाजे से मैं अपने दोस्तों को बुलाकर चुपके दिखाता था। अच्छा। कि मेरी वालिदा और वालिद को ना पता चले। अच्छा। और मैं उनको दिखाता था, और फिर मुझसे पूछते थे कि इन लकड़ियों के ढेर में तुम्हारा जहाज़ किधर है। अच्छा। क्योंकि वो जहाज़ की कोई इतनी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। जी, तो मुझे बताना पड़ता था हाथ लगा कर कि ये जहाज़ है। अच्छा। तो ये तो सूरत हाल थी उस वक्त की। ठीक है। और ज़माना गुज़रता गया जी। और जब मैं 2011 में पहुंचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ख़ुद जहाज़ बनाया जाए। तो मैंने ये फ़्लाइट सिमुलेटर जहाज़ यूनिवर्सिटी में बनाया। ठीक है। और इसके लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन भी दी कि ये अपनी नौइयत का जो जहाज़ है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये दुनिया में पहली नौइयत का जहाज़ था। तो अभी वो हमने एप्लीकेशन दी हुई है, देखें वो प्रोसेस हो रही है। तो उसमें तमाम, अब आप ये देखिए कि हमने उसके अंदर, उसमें सवारियाँ कितनी बैठती हैं उसमें पायलट के? हाँ, पायलट के अलावा वो एक्चुअली छोटा जहाज़ है, सेसना 172। जी। उसके अंदर हमने जगह खुद रखी है, एक पीछे इंस्ट्रक्टर के लिए और साइड में स्टूडेंट्स के लिए और इंस्ट्रक्टर। अच्छा। और पीछे बैठने के लिए जो ऑब्जर्वर होता है। ठीक है। और तमाम सूरत हाल मैंने अमेरिका से उसके इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए, उसे बनाया। मुझे 11 महीने लग गए बनाते हुए उसे। और जब हमने बनाया तो आप जब उस कॉकपिट के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा गोया आप जहाज़ के अंदर बैठे, असली जहाज़ में। और उसमें उसकी सीनरीज और उसके जो तमाम पैरामीटर्स हैं, और वो इसी तरह फ्लाई करता है। और आप हमारे खर्चा कितना आया था? ख़र्चा तो मेरा कोई 15 लाख के करीब आ गया था उस वक्त। तो वो अकेले आपने किया या हुकूमत ने सपोर्ट किया? नहीं, हुकूमत ने पहले, मैंने सपोर्ट उसको इन्वेस्ट किया और फिर उसने UMT ने मुझसे ख़रीद लिया। अच्छा। तो अब हमने उसको मुख्तस कर दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। वेरी गुड। और अब मुझसे क्या फ़ायदा लेते हैं? अब देखिए, मैं 3 महीने यानी 1 सेमेस्टर पूरा अपने स्टूडेंट्स को इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ, हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। ठीक है। उसके रूल एंड रेगुलेशन, उसके इंस्ट्रूमेंट्स का बिहेवियर और कैसे उसको उड़ाया जाता है। तो उसके बाद हम इसे ले आते हैं कहाँ? फ़्लाइट सिमुलेशन में। फ़्लाइट सिमुलेशन में हमने सिनारियो बेस्ड रखा है। ऐसे नहीं कि उसको बिठाया चलो भाई फ्लाई करो, नहीं। हमारे जैसे 60-70 स्टूडेंट्स हैं, तो 2-2 के पेयर में हम उस जहाज़ में बिठा देते हैं उन्हें, और वर्ल्ड टूर करते हैं। हम 2 दफ़ा वर्ल्ड टूर कर चुके हैं उसी जहाज़ पर। वेरी गुड। 30 लेग्स बनती हैं। लेग्स का मतलब ये है कि एक मकाम से उड़ने के बाद दूसरे मकाम पे जाके वो लैंड कर जाता है। इसे एक लेग कहते हैं। तो 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर करता है? नहीं, लीटर का तो हिसाब नहीं है, लीटर तो बहुत थोड़ा होता है। अच्छा। इसमें असल में छोटे जहाज़ में तकरीबन कोई 55 लीटर इसमें गैलन होता है, पेट्रोल होता है। जी। और ये डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे। अच्छा। कि वो हेडविंड तो नहीं आ गई सामने से, और कितना वो स्पीड से जा रहा है, कितना क्रूज़ कर रहा है, कितना फासला है। अच्छा। अच्छा। ये उसके चेंज होते रहते हैं, इसके पैरामीटर्स के कितना है, क्योंकि फ्लाइट के हिसाब से हेडविंड आ जाती है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि वो क्रूज़ ज़्यादा करता है, इंजन कुछ ताकत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन ग्राउंड कवरेज कम हो जाती है। इसी तरह अगर टेल विंड है तो उसे गोया जहाज़ को धक्का मिलता है, तो वो आसानी से फासला कम पेट्रोल में तय कर लेता है। तो ये परफॉर्मेंस के काफ़ी एक रूल एंड रेगुलेशन है जो काफ़ी लंबे हैं। तो उसके हिसाब से होता है। जी। और वर्ल्ड टूर के लिए जब मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम 2 वर्ल्ड टूर कर चुके हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने कराची से टेक ऑफ किया। ठीक। हर रोज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे। 2 स्टूडेंट्स उस एयरक्राफ्ट में बैठते थे। मतलब उसमें इतना फ्यूल एक दफ़ा डाल लेते थे आपके दूसरे मुल्क में? उसमें एक्चुअली फ़्लाइट सिमुलेटर में फ्यूल नहीं लगता। अच्छा। वो फ्यूल के बगैर नहीं, वो ज़मीन पे ही रहता है। अच्छा। लेकिन अंदर का माहौल जो कॉकपिट है और जो स्क्रीन में आपको जो ज्योग्राफिकली नज़र आ रहे हैं, सीनरी, पहाड़, नदी, नाले, दरिया, मैदान, जंगल, वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। उसमें फ्यूल खर्च नहीं होता। अच्छा। क्योंकि वो फ़्लाइट सिमुलेटर है। अच्छा। उसमें पायलट्स की ट्रेनिंग होती है ऑन ग्राउंड। अच्छा।
तो जब वो उसके अंदर महारत हासिल कर लेता है तो फिर वो जब रियल एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग करता है तो उसे बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि वो पहले से रूल रेगुलेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लाइंग के प्रोसीजर्स उनसे वाकिफ़ हो जाता है। सही। इसी तरह हम एक और भी हम सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं कि स्टूडेंट्स से का मुकाबला करते हैं आपस में फ्लाइंग का, कि दुनिया में ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स पर टेक ऑफ और लैंडिंग के मुकाबले होते हैं। अच्छा। जैसे लुकला एयरपोर्ट है नेपाल में, वहाँ हम करते हैं, और बहुत से फ्रांस में एयरपोर्ट्स हैं। तो वो डेंजरस एयरपोर्ट, पायलट भी उसमें मुकाबला लेते हैं? हमारे स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। अच्छा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने थ्योरी पढ़ाई है, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जहाज़ को, छोटे जहाज़ को कैसे उड़ाया जाता है, उनको प्रोसीजर समझाया जाता है, फिर उनका मुकाबला होता है। तो मुकाबला भी उसी छोटे जहाज़ में ही होता है? उसी छोटे जहाज़ में होता है, यस, उसी छोटे जहाज़ में होते हैं। सही। हर रोज़ वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र तय करते हैं, 2, फिर वो चले जाते हैं, उसको एयरक्राफ्ट को लैंड कर देते हैं हम, और फिर अगले दिन 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं, उसी कंट्री से वो उसको फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, और फिर दूसरे मुल्क में जाते हैं नेविगेट करते हुए। रात को, दिन को, फॉग भी होती है, मौसम भी ख़राब होता है, क्रॉस विंड भी मिलती है, और इसी तरह की बड़ी मुश्किलात होती है। फ्यूल को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कहीं ख़त्म ना हो जाए, और कहीं अगर ख़त्म हो जाए तो एमरजेंसी लैंडिंग कहाँ करनी है, वगैरह वगैरह। कलीम रहमान साहब, ये बताइए कि एक पायलट को तैयार करने में कितना ख़र्चा आता है और कितना वक्त दरकार होता है? देखिए, एक्चुअली हम यूनिवर्सिटी में तालीम देते हैं। जो फ्लाइंग क्लब हैं वो अथराइज हैं इसके लिए कि वो पायलट्स को ट्रेनिंग दें, रियल ट्रेनिंग में। जी। लेकिन हम थ्योरी देते हैं। हम थ्योरी देते हैं, और फ्लाइंग क्लब अलग हैं। फ्लाइंग क्लब अलग हैं। अच्छा। वो बोल्टन एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट, रावलपिंडी एयरपोर्ट पर हैं। जी। और वहाँ वो अगर कोई थ्योरी पढ़ के जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ उन्हें बाकायदा इंडक्ट किया जाता है, और उनके कोई 200 आवर्स होते हैं, करने पड़ते हैं। अच्छा। जिसमें आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है अगर आपने कामयाबी से उनको कर लिया। फिर उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, और ये 1.5 साल तक, 2 साल तक, 1 साल, जितनी भी उसकी वो कोशिश है, जहाज़ की अवेलेबिलिटी है, और खुद उसका अपना इंटरेस्ट है। और मौसम पे भी डिपेंड करता है कि अगर मौसम या टेक्निकल कोई एयरक्राफ्ट हो गया तो ये कुछ रीज़न होते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो 35-40 लाख आजकल लगते हैं, बट मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं कि कितने हैं, लेकिन इतने लग जाते हैं। अच्छा। और उसको बाकायदा पायलट CPL जिसे कहते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, वो मिल जाता है, और उसे वो सिविल एविएशन अथॉरिटी देती है।